नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के इतिहास विषय के पेपर के संबंध में। जो पेपर 2 इतिहास है उसके संबंध में हम बात करेंगे। इसके संबंध में किताबों की चर्चा मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, लेकिन चूंकि नए विद्यार्थी चैनल पे आते रहते हैं या पीछे का वीडियो रिकमेंड नहीं हो पाता है, वो नीचे चला जाता है, तो विद्यार्थियों तक वो पहुँच नहीं पाता है। इसलिए बार बार हर कुछ महीने के अंतराल पे मैं इस प्रकार का गाइडेंस वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि विद्यार्थियों को उसकी जानकारी, नए विद्यार्थी हैं वो उनको उसकी जानकारी मिल पाए। तो ये पूरा हमारा फोकस रहेगा इसमें, कौन सी किताबें पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, क्या रणनीति हो, उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा इसको लंबा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। डायरेक्ट मुद्दे पर आते किताबों की चर्चा करते हैं। 2 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बहुत सारी किताबों के नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर मेंशन करना जरूरी होगा। प्राचीन भारत, देखिए जैसे ये किताब है, ये भी जरूरत से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर इससे कम में आते हैं तो फिर ऑप्शन नहीं मिलते जल्दी से। सौरभ चौबे या कुछ विद्यार्थियों को पप्पू सिंह प्रजापत की किताब, थोड़ी सी मैं कहूँगा कि राजस्थान में जो पीजीटी का एग्जाम है उसके लिहाज से मैटर ज़्यादा है। इसमें भी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा है, थोड़ी कठिनाई का स्तर बढ़ जाता है। उतनी कठिनाई के स्तर की आवश्यकता अभी तक तो आरपीएससी में पड़ी नहीं है, लेकिन आगे पड़ जाए उसका कोई कुछ कह नहीं सकता। या जैसे केसी श्रीवास्तव की किताब है, ये इसी प्रकार की किताबें मैंने नेट जेआरएफ के लिए भी रिकमेंड की थी, और वही किताबें आप पीजीटी के लिए भी पढ़ सकते हैं। इससे भी कोई शॉर्ट में आपको किताब हो सकता है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन काम चल जाता है। जैसे मैं यहीं पे भी मेंशन कर देता हूँ, आर्य कंपटीशन टाइम एक किताब आती है आर्य, उसके साथ में यदि आप 1-2 बढ़िया प्रश्न बैंक लगाते हैं तो इस प्रकार की किताब से भी काम चल जाता है, यदि आपकी समझ अच्छी है तो, और आप पेपर अच्छे से अटेंड कर दिए तो इस प्रकार की किताब से भी काम चल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अलग अलग कालखंड की एक किताब आप पढ़ते हैं, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको हर तरीके से तैयार होने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। राजनीति विज्ञान का पेपर पिछली 2 बार से ऐसा आ रहा है कि आप इस प्रकार की आर्य कंपटीशन टाइम से उसको नहीं कर सकते, जो भी राजनीति विज्ञान में कोई भी टाइम वगैरह जो भी आती होगी। लेकिन उससे पहले एक बार पेपर आया तो उनको बिल्कुल आसान आया, वो आप छोटी सी बुकलेट से भी कर सकते थे। तो कब किस विषय में क्या बदलाव आ जाएगा, पेपर का स्तर कहाँ पहुँच जाएगा, उसके बारे में हम नहीं कर सकते। अभी तक के अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक उससे काम चल रहा है। आगे चलेगा नहीं चलेगा मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए आप देखते हैं कि कोई भी टीचर है जब गाइड करता है तो एक किताब जरूर बताता है, क्योंकि अपने ऊपर कौन रखेगा। बताओ कल को किसी ने टफ पेपर बना दिया, क्या DTSS जैसे एग्जाम में टफ नहीं आता? क्या यूपी के अंदर पीजीटी का लेवल है वो राजस्थान को मैच करता है? बहुत अलग आता है। तो इस प्रकार का आ जाए तब पूरी जिम्मेवारी उस शिक्षक के ऊपर नहीं आ जाएगी कि आपने क्यों नहीं बताया हमें कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए सभी प्रकार के ऑप्शन मैं आपको बताकर चल रहा हूं। फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत में बहुत सी किताबें, और उनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैं बता रहा हूं वही किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सौरभ चौबे की किताब है, वो न बहुत ज़्यादा बड़ी है न बहुत ज़्यादा छोटी है। ये एक प्रकार की पर्याप्त किताब इसके अंदर नज़र आती है। लेकिन इसके अंदर LP शर्मा पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े फैक्ट, चाहे वो आप आर्य से ही क्यों ना पढ़ लें, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे। या कोई SK पांडे पढ़ रहे हैं तो भी आपको उसकी गलतियाँ तो हर किताब में होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको फैक्ट फिर आपको अलग से कुछ और देखने पड़ेंगे, जिस प्रकार से नए क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप नए स्तर से लेना चाह रहे हैं तो आप ये किताब ले सकते हैं, इससे आपका निश्चित रूप से काम चल जाएगा। और तीसरा, आधुनिक भारत की किताब, फिर उसके अंदर आपको जरूरत से थोड़ी ज़्यादा गलतियां इसके अंदर हैं, जो सामान्य तौर पर किसी किताब में हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इसका विकल्प नहीं मिल पा रहा है। इसके विकल्प के हम और जाते हैं तो फिर अरविंद जी भास्कर की किताबें हैं, दोनों, वो 2 पार्ट में आती हैं, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। कहीं फैक्ट की मात्रा, जैसे पप्पू सिंह प्रजापत में है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। राजस्थान के पीजीटी लेवल के एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर स्तर निकलने लगता है, याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं। ऑथेंटिक मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके लेवल की किताब है, यानी इसकी तुलना में वो किताब, देखिए परीक्षा वाणी में रिकमेंड कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन इसकी तुलना में वो कहीं बेहतर किताब है। मुझे कुछ देखना होगा तो मैं इसकी वजह उसमें देखूंगा,
यदि मुझे कहीं ज़रूरत पड़ती है पढ़ाते समय तो मैं इसकी बजाय उसमें देखूंगा, उसका स्तर बहुत बढ़िया है। लेकिन एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको देखते हुए मैं किताबें रिकमेंड करता हूँ। सिर्फ कोई किताब कितनी बढ़िया है, उसका लेखक कितना अच्छा व्यक्ति है, उसके हिसाब से किताबें नहीं रिकमेंड की जाती। फिर उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 पे विश्व इतिहास की। तो विश्व इतिहास के अंदर, क्योंकि पिछला एग्जाम 90% विद्यार्थियों ने दिया है, 10% नए विद्यार्थी आएंगे, तो जिनके पास अरविंद भास्कर की किताब है उनको कुछ भी बदलाव की वैसे आवश्यकता नहीं है, बढ़िया किताब है। नहीं, एक नया ऑप्शन इसके अंदर आया है नाथ पब्लिकेशन की ओर से। नाथ पब्लिकेशन की किताब है, राम सिंह सरावग और जेपी सैनी ने लिखी है वो किताब। उसमें यह है कि फैक्ट को थोड़ा सा सारणीबद्ध कर दिया गया है, थोड़ा सा वन लाइनर अप्रोच दे दी है, थोड़ा पढ़ने में याद करने में आसान हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है यदि आप उसके अंदर आप लेना चाहें तो। फिर इसके अंदर हमारी बात आती है प्रश्न बैंकों की। भारतीय इतिहास का प्रश्न बैंक है, भारतीय इतिहास क्वेश्चन बैंक है। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, आपने देखा भी होगा, सौरभ चौबे का भी आता है, यूथ कंपटीशन का भी आता है, घटना चक्र का भी आता है, पप्पू सिंह प्रजापति का भी आता है, अरिहंत का भी आता है। सबकी अलग अलग खासियतें हैं। लेकिन आप चाहे कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन, जैसे प्रश्न बैंक जितने आप हल करें, जितने प्रश्न आपको हल करें उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है। यदि आप कम किताबें पढ़ते हैं तो भी आपको प्रश्न बैंक ज़्यादा पढ़ने चाहिए, लेकिन एक ही जैसे प्रश्न बैंक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके अंदर अभी तक जो उपलब्ध है उसके अंदर देखिए, जैसे आप पप्पू सिंह प्रजापति का प्रश्न बैंक उसके अंदर ले सकते हैं, नया आया है जो हरा सा उसका कवर है। लेकिन राजस्थान के एग्ज़ाम के संदर्भ में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, उसके अंदर मैंने जब उसका रिव्यू किया तो भी मैंने मेंशन किया था कि उसके अंदर नेट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, विभिन्न सारे जो स्टेट हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे यदि आप तुलना करेंगे राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनकी तुलना में। तो वो उसकी एक खामी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा खामी है, लेकिन जब आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन स्किप ही कर दो या देखो तो सरसरी तौर पर देखते जाओ, उसमें ये मत सोचो कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं आएंगे। आप इस प्रकार के नॉर्मल सोर्सेज से तैयारी करेंगे तो नेट के क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं कि वो नहीं आएंगे आपको, है ना, तो उसमें आप ज़्यादा घबराओ मत। तो उसमें मैं कहूँगा कि राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लेवल से ऊपर के क्वेश्चन हैं लगभग आधे से अधिक, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी वो आपको देखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इजी आप चाहिए तो आप यूथ कंपटीशन टाइम जैसा देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जानकारी भी दे देता हूँ कि हमारा भी एक क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री 360 की ओर से, जिसके सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही लिखे हैं, वो भी आया है, आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देखोगे, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीं आया है, अभी हम उसकी तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन ये आएगा इंडियन हिस्ट्री के लिए। हो सकता है विश्व इतिहास के लिए आ जाए, नहीं आ जाए पता नहीं, ये इसमें शामिल होगा नहीं होगा वो भी नहीं पता। अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, 75% कंप्लीट हुआ है, 25% काम बाकी है। तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लेवल का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी किताब आप ले लो, मैंने पहले दूसरे लेखक की किताब लिखी है, क्योंकि मेरी किताब अभी आई नहीं है तो मैं उसको किससे बेहतर क्यों बताऊँ, तो कैसे बता सकता हूँ, तो अच्छा नहीं होगा। अभी तक के मैं बता रहा हूँ कि प्रश्नों का जो क्वालिटी है वो इसके अंदर बढ़िया है, लेकिन राजस्थान के एग्जाम के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा उसमें टफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो नेट के क्वेश्चन डाल रखे हैं। यदि आप नेट की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक प्रश्न बैंक आपको ले ही लेना चाहिए, पुराने प्रश्नों का अभ्यास के लिए बढ़िया प्रश्न बैंक है। फिर उसके बाद में नंबर 6 पे आता है विश्व इतिहास प्रश्न बैंक, विश्व इतिहास क्वेश्चन बैंक। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस समय की मैं बात करूँ तो जैसे अरविंद भास्कर का क्वेश्चन बैंक पहले से आपके पास है या आता रहा है, उसका भी नया एडिशन आया हुआ है। गणपत सिंह जी राजपुरोहित का, गणपत सिंह जी का है, पप्पू सिंह प्रजापति का भी आया हुआ है, नाथ पब्लिकेशन का भी है। इसमें मैंने आपको इसका रिव्यू वगैरह आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। नाथ पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक है विश्व इतिहास का, उसमें कुछ टॉपिक में आपको प्रश्नों की संख्या कम मिलती है। अरविंद भास्कर वाले में प्रश्नों की संख्या बढ़िया है, प्रश्नों का स्तर बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर आपको व्याख्या में थोड़ी सी दिक्कत मिलती है। ये थोड़े नए आए हैं, पप्पू सिंह प्रजापति का और गणपत सिंह राजपुरोहित का, इसमें नया है। तो इनमें दोनों में से आप जो रिव्यू है उसके माध्यम से आप देख लेना, या बुक स्टोर पे, क्योंकि इनमें एक दिक्कत ये होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक हैं ज़्यादातर बुक स्टोर पे कम मिलते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा मिलते हैं, तो उसमें देखने वाली थोड़ी सी समस्या हो जाती है। इसलिए मैं रिव्यू जल्दी करता हूँ। जो किताबें सिर्फ ऑनलाइन मिलती हैं तो उनके मैं रिव्यू
इसीलिए करता हूँ कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इन दोनों का आप रिव्यू देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस किताब की ओर जाना चाहिए या किससे आपको हल करने चाहिए प्रश्न बैंक। तो मैंने आपको इसमें भी बताया था कि इसमें आपको पुराने एग्जाम के नाम भी दिए हुए हैं और थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि सर पिछले एग्जाम में आया हुआ है या नहीं है, या तो उस प्रकार की थोड़ी आप मिल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़े से 5 एक्स्ट्रा वो मिल जाते हैं हल करने के लिए, लास्ट में क्वेश्चन बैंक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बैंक अच्छे हैं, लेकिन आप इनमें से कोई भी एक चूज करना चाहो तो आप इसका जो किताबों का चारों का मैंने एक कंपैरिजन बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आपके पास अरविंद भास्कर है तो ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नहीं तो ये ले लीजिए। पप्पू सिंह प्रजापति आपने लिया है तो वो ले लीजिए, कोई बड़ा अंतर इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। नाथ पब्लिकेशन से उम्मीद करते हैं कि वो उसका थोड़ा नया एडिशन निकालेंगे, प्रश्नों की संख्या कुछ टॉपिक्स में बढ़ाएंगे। तो ये कुछ किताबें हैं प्रश्न बैंकों सहित जिसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। विद्यार्थियों की डिमांड रहती है, मुझे ये लगता है इसीलिए वीडियो देखते हैं विद्यार्थी हमारे चैनल का, कि उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए किताबों का। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह की। देखिए, मेरा पूरे सिलेबस को लेकर कोई कोर्स नहीं चलता, लेकिन जो विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं या ऑफलाइन कहीं जाके कोचिंग लेना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह ये है कि यदि आपको लगता है कि आपको इतिहास ठीक से समझ नहीं आ रहा है या किताबों से आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है, तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग का। लेकिन मेरा ये रहेगा कि आप उसके लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद में हो सकता है एग्ज़ाम 4-6 महीने में हो जाए, तो फिर आप पहले तो क्या करोगे कि उनके नोट्स बनाओगे, फिर आपका कोर्स पूरा नहीं होगा, नोट्स पूरे नहीं होंगे, फिर ढंग से रिवीजन नहीं होगा। या तो उसको समय से लीजिए, चाहे ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन लीजिए, या तो उसको समय पे लीजिए, अपने नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन के लिए समय बचा के रखिए, ताकि जब वैकेंसी आए तो आप बढ़िया तरीके से 2-4 बार रिवीजन कर सकें। नहीं फिर एंड टाइम पे कोर्सेज लेने का, बड़े कोर्सेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो आप उल्टा आपको नुकसान कर जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो या तो किताबों से तैयारी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन की जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से यदि आप जाना चाहें। ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ के कोई सेलेक्ट नहीं होगा, जो कोचिंग में पढ़ेगा उसकी ज़्यादा संभावना बन जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या चाहिए, कैसे आप पढ़ना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप टॉपिक देते हैं, या तो उसके हिसाब से आप प्रश्न बैंकों से हल कीजिए, या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह यदि आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी टीचर की, हमारी, किसी दूसरे की, वो आपके ऊपर निर्भर है। ऑफलाइन आप किताबों से ही अभ्यास करना चाहते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं होता, बढ़िया सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। सबसे ज़रूरी है किताबें पढ़ना। देखिए, मैंने अगर मेरा कोर्स बनाया है मेहनत करके, तो निश्चित रूप से मैं बेचने की कोशिश करूँगा। दूसरा कोई शिक्षक बनाएगा, वो अपना कोर्स बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक विद्यार्थी के नाते आपको ये सोचना है कि आपको क्या वाकई इस कोर्स की, इस टेस्ट सीरीज़ की, इस वीडियो कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। क्या मुझे ऑफलाइन कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप अपना जो भी आप बाय करते हैं, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, सिर्फ प्रचार के माध्यम से। क्योंकि ये सिर्फ मेरी या किसी दूसरे शिक्षक की बात नहीं है। यदि आप भी उनकी जगह होंगे, मेरी जगह होंगे, तो आप भी यही चाहेंगे कि आपने कुछ क्रिएट किया है, आपने कोई वीडियो कोर्स बनाया है, आपने कोई टेस्ट सीरीज बनाई है, आपने कोई किताब निकाली है, तो विद्यार्थियों तक पहुँचे तो उसका प्रतिफल मुझे भी कुछ मिलेगा। तो उसके संबंध में मैं आपको यही कहूँगा कि पहला फोकस किताबों पर होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद सोच समझ के अपना फैसला लेके उसमें कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए यदि ज़रूरत होती है तो। नहीं तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आपको बचा के रखने चाहिए। तो ये कुछ बातें थी किताबों के संबंध में, कोर्सेज के संबंध में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।